तो सभी को नमस्कार। आज ये कंबाइन क्लास हमने एमएड और बीएड एमएड लास्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की है। देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद हमको रिपोर्ट लिखना होता है, वो डिजर्टेशन हो, वो पीएचडी हो, या हमारा रिसर्च आर्टिकल हो, या रिफ्लेक्टिव आर्टिकल हो, या आप किसी भी प्रकार का राइटिंग वर्क करना चाहते हैं, तो उस समय कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि सबसे पहले कंटेंट पेज आना चाहिए। उसके बाद हम जो हेडिंग देते हैं, हेडिंग को नंबरिंग करते हैं, और भी कई बातें, बिब्लियोग्राफी होती है, हमको फुट नोट्स लिखने होते हैं या एंड नोट लिखने होते हैं, या फिर साइटेशन देना होता है। ऐसी कई बातें महत्वपूर्ण होती है हमारे आर्टिकल के राइटिंग में। तो उसमें कई बार क्या होता है कि हम ये सारी चीजें जो है वो मैन्युअली करते हैं। जब मैन्युअली करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अभी आप देखोगे आज के इस सेशन में कि जब हम मैन्युअली करते हैं और अगर हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से करें तो दोनों में कितना अंतर आता है, दोनों में कितना फर्क आता है, और कितना हमारा लेबर परिश्रम हमारा बचता है। तो यही सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने बीएड एमएड लास्ट सेमेस्टर और एमएड लास्ट सेमेस्टर, साथ ही साथ कुछ मेरे अन्य विद्यार्थी और टीचर्स को भी इनवाइट किया है आज के सेशन के लिए। तो यहाँ जो कोई उपस्थित होगा उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ और आज का ये सेशन शुरू करता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कृपया गौर से हर एक चीज को देखिए। अगर कुछ चीज मिस भी हो जाती है तो ये मैं जो आज का सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कुछ समय बाद यूट्यूब पे रख दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दे दीजिए, मैं उसको शेयर करता हूँ। मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, अभी आपके पास नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मुझे समय लगेगा ये डॉक्यूमेंट ओपन करने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो इसलिए मैंने अभी स्क्रीन शेयरिंग चालू नहीं की। तो ये ओपन हो रहा है, अब मैं प्रेजेंट करता हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कुछ लोगों ने आप में से, कि आ, कोई एक स्पीकर अपने सेशन में वर्ड के ऊपर वो कुछ काम करना चाहता है और उसके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो अचानक वो कहीं से कंटेंट लेके आता है। मतलब कोई चीज जो मेरे लैपटॉप में है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं, दैट इज डिफरेंट थिंग। या फिर उस डॉक्यूमेंट को ही मैं ओपन करूं, दैट इज अगेन डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरे पास अभी ब्लैंक एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, एक फाइल है जिसमें कोई कंटेंट नहीं है। तो क्या आप में से कोई बता पाएगा मुझे यहाँ पर जादू की छड़ी घुमाते हुए कंटेंट लेके आना है तो कैसे लेके आऊंगा? इज देयर एनी कमांड, एनी हिंट टू यू? आप लोगों के पास कोई हिंट है इससे रिलेटेड या कोई जानकारी है? या प्लीज। So some kind of template is there. पूजा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। So some kind of template is there. Template. टेम्पलेट इज देयर, लेकिन टेम्पलेट कुछ नहीं, मैं सिर्फ 3-4 वर्ड या और कुछ अल्फाबेट टाइप करूंगा और मुझे जितना चाहिए उतना कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो चलो, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। गौर से देखिए मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। मैंने इक्वल का साइन दबाया है, उसके बाद मैंने RAND, रैंडम, ये टाइप किया है, और मैं ब्रैकेट बना के साथ ही साथ में ये भी करना चाहूंगा कि मुझे कितने कॉलम का, मैं एग्जैक्ट जो कमांड है उसको थोड़ा सर्च करता हूँ। या रैंड, कोई दिक्कत नहीं इसमें, रैंडम ब्रैकेट एक्स और वाई होता है। एक्स का मतलब मे बी एक पैराग्राफ में कितनी लाइंस आपको चाहिए, और वाई का मतलब आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, या वाइस वर्सा। तो सपोज मैं एक पैराग्राफ में चाहता हूँ 5 लाइंस या 5 सेंटेंस, और मुझे चाहिए 10 पैराग्राफ्स ऐसे। तो मैंने क्या टाइप किया है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, देन RAND रैंड ब्रैकेट में 5, 10। तो 5 से तात्पर्य यहाँ पर है कि कितने सेंटेंस आएंगे, और 10 से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कुल मिला के कितने पैराग्राफ्स मेरे पास आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने हिंट जैसे ही मैंने एंटर किया, आप लोग देख लो, जैसे मैंने एंटर किया, ओके, थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या था, कोई बता पाएगा?
जब पहला 5 पैराग्राफ्स आ गए हैं एंड 10 सेंटेंसेस। एग्जैक्टली तो मैं इसको अंडू करता हूँ, अंडू कर दिया है मैंने। मैं उल्टा करूंगा, अभी मुझे 10 एटलीस्ट 10 पैराग्राफ्स चाहिए और हर पैराग्राफ एटलीस्ट 5 सेंटेंस का हो। तो इस ये मेरे हाथ में है, मैं इसको कितना भी चाहिए उतना कर सकता हूँ। तो चलो आपके सामने एक टेक्स्ट आ गया है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज के सेशन में हम ये करने जा रहे हैं कि हम कोई डिसर्टेशन या पीएचडी या रिसर्च या कोई भी जो कार्य हमारा हुआ है उसको एक सिस्टमेटिकली रखना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, उसका फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक हो। तो ये सब कुछ सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल है। तो इस आर्टिकल को मान के चलो, इस आर्टिकल को मैं नाम देना चाहता हूँ आईसीटी इन एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली कुछ तो टेक्स्ट आया है, रैंडमली कुछ तो टेक्स्ट आया है और मुझे नहीं पता कि उस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, तो उस टेक्स्ट से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है। तो आईसीटी इन एजुकेशन, इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद सबसे पहले जो मेरा पहला पैराग्राफ है वो है इंट्रोडक्शन का। तो मैं खुद ही यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक, फिर ये मान के चलो ये पहला पैराग्राफ मेरा खत्म हो गया इंट्रोडक्शन का। फिर मैं यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ, तो आपका आपका डिसर्टेशन को ही ध्यान में रखते हैं। तो डिसर्टेशन में आप एक पूरा टाइटल ऊपर दे दोगे और टाइटल में भी पहला यूनिट जो आपका होगा या पहला चैप्टर जो होगा आपका वो इंट्रोडक्शन का होगा, तो आप उसका नाम भी इंट्रोडक्शन दे दोगे। तो यहाँ पर ऐसा मान के चलिए कि हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आर्टिकल लिख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम डिसर्टेशन का पहला चैप्टर या पहला यूनिट हम पहला चैप्टर हम तैयार कर रहे हैं, ऐसा आप मान के चलिए। तो इंट्रोडक्शन के बाद नॉर्मली हमारे डिसर्टेशन के सिनॉप्सिस में या पहले चैप्टर में और क्या आता है? रिव्यू। रिव्यू नॉर्मली दूसरे में आता है नॉर्मली। अगर अगर सिनॉप्सिस लिखेंगे तो पहले में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहले में भी आ सकता है अगर हम सिनॉप्सिस लिख रहे हैं तो। आप एक बार फिर प्लीज रिपीट। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं कुछ रैंडमली कुछ हेडिंग ले रहा हूं, आपको यहाँ टेक्स्ट क्या है या मैंने हेडिंग में क्या लिखा है इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं है, इसके ऊपर कोई भी दिमाग या लॉजिक नहीं लगाना। सिर्फ हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम कम समय में सिस्टमेटिकली हमारे स्टडी हमारे रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो नीड एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, ये मान के चलो मेरा ऑफ द स्टडी, ये मेरा दूसरा हेडिंग है मान के चलो। ठीक है, फिर मैं आ गया, मेरा एक पैराग्राफ और खत्म हो गया। इसके बाद इसमें होगा टाइटल, होगा टाइटल ऑफ द स्टडी, टाइटल ऑफ द स्टडी। ठीक है, स्पेलिंग एरर को भी छोड़ दीजिए और मैं कहाँ कैपिटल कर रहा हूँ क्या नहीं उसको भी आप छोड़ दीजिए। तो मान के चलो कि ये टाइटल ऑफ द स्टडी तो नॉर्मली एक सेंटेंस का होगा, तो मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, नीचे ले रहा हूँ, ये मेरा टाइटल है। अब यहाँ पर टाइटल होने के बाद ऑब्जेक्टिव्स, थैंक यू, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स को लिया। तो ऑब्जेक्टिव होगा मेरा, मेरे स्टडी में मान लीजिए 2 ऑब्जेक्टिव है, तो एक ये ले लिया मैंने और दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से खत्म हो रहा है, 2 हो गए। चल हाँ ठीक है, अब 2 ऑब्जेक्टिव है तो मेरी जो रिसर्च स्टडी है वो है एक्सपेरिमेंटल, तो ऑब्वियस उसमें क्या आएंगे? हाइपोथेसिस आएंगे। तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है इस सेंटेंस तक और यहाँ से मेरा ये दूसरा ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हाइपोथेसिस भी हो गए। हाइपोथेसिस के बाद टर्म्स डिफाइन भी होता है या ऑपरेशनल टर्म, ऑपरेशनल डेफिनेशंस, गुड, डेफिनेशंस, ठीक है। तो इसमें ऑपरेशनल डेफिनेशन में मेरी पहली जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है वो है सपोज एक्स वाई जेड, कुछ तो मैंने एक लिखा है, कोलन दे रहा हूं मैं और उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, ये डिफाइन हुई है यहाँ तक। फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर एबीसी नामक मेरा कोई दूसरा वेरिएबल है, उसकी मैंने ऑपरेशनल डेफिनेशन पूरी यहाँ तक रख दी। चलो अभी तक मैं जो कुछ बता रहा हूँ इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछ लीजिए प्लीज।
अच्छा, अभी भी कुछ लोग एडमिट होने के लिए समस्या क्यों जा रही पता नहीं। हाँ चलो, मैं मान के चलता हूँ अभी तक किसी को कोई समस्या नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या हो सकता है? और Delimitation. डीलिमिटेशन, ठीक है। डीलिमिटेशन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है तो छोड़ दीजिएगा। तो ये है मेरे, ये पहला डीलिमिटेशन है, ये दूसरा है, और फुल स्टॉप कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। ये तीसरा है, हो गया। अभी भी मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स बचे हुए हैं, तो चलो इनके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। जो भी पैराग्राफ्स नीचे बचे हुए रहने दीजिए। तो अभी तक जो मैंने कुछ किया वो सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश की कि हमारे किसी भी राइटअप में नॉर्मली हेडिंग सब हेडिंग्स होती है। तो कुछ सब हेडिंग्स भी यहाँ पे आई है, कुछ मेन हेडिंग्स भी यहाँ पे आई है। हेडिंग, सब हेडिंग और फर्दर सब हेडिंग, ऐसी कई चीजें आते रहती है। तो आईसीटी इन एजुकेशन नामक मैं कुछ एक डिजर्टेशन या आर्टिकल या राइटअप कुछ तो तैयार करना चाहता हूँ। अब मुझे इसका फॉर्मेटिंग करना है। तो सबसे पहले ये जो आईसीटी इन एजुकेशन है, ये मेरा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अब चैप्टर 1, ठीक, चैप्टर 1 लिख दिया है मैंने। तो ये सबसे पहले एक ही बार होगा। ये मेरा चैप्टर नंबर 1 है। इसको मैं बाद में भी इसका फॉन्ट साइज वगैरह वगैरह वो सब कुछ बदल सकता हूँ। इसमें क्या करना है, क्योंकि हमारे स्टडी में कभी भी लगभग 5 चैप्टर नॉर्मली होते हैं। किसी इसमें 4 भी हो सकते हैं, किसी इसमें 7 भी हो सकते हैं, किसी इसमें 10 भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो स्टडी है वो एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटल में नॉर्मली 5 चैप्टर होते हैं। और अगर आपका क्वालिटेटिव स्टडी है तो उसमें कितने भी चैप्टर हो सकते हैं। कितने भी मतलब 50-100 नहीं होंगे, लेकिन 8-9-10 तक भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अभी आप गौर से देखिए, यहां से हमारी अभी जादू वाली जो बातें हैं वो चालू हो रही है। और आपको समझ में आएगा जादू वगैरह कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में सब कुछ पहले से दिया हुआ है, उसको सिर्फ हम एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, मैं बाद में कुछ करूं इसके पहले मैं कंट्रोल+A दबा के एक बार पूरे टेक्स्ट को जस्टिफाई कर लेता हूं, नहीं तो बाद में मुझे दिक्कत जाएगी। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट अलाइन है, अब देख रहे हैं ये लेफ्ट अलाइन है। तो मैंने कंट्रोल A मतलब सिलेक्ट ऑल करके मैं इसको एक बार अलाइन कर लेता हूँ, है ना, जस्टिफाई कर लेता हूँ। तो जस्टिफाई मैंने कर लिया। अब ये जो पहली हेडिंग है, इस फर्स्ट हेडिंग को मैंने सिलेक्ट किया है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सिलेक्ट करो, आप सिलेक्ट ना भी करो, सिंपली बीच में भी कहीं पे भी क्लिक करो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जो हमें करना है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं देता हूं हेडिंग 1। सीधा चेंजेस। जैसे मैं हेडिंग 1 पे गया, आपने देखा होगा यहाँ पर ये सारी हेडिंग्स दी हुई है। तो इसमें से सबसे पहले मैंने हेडिंग 1 उसको दिया है। ओके, सो हेडिंग 1 दे दिया। अब इस चैप्टर में ये हेडिंग 1 एक ही बार आएगा। क्यों एक बार आएगा, कोई बता सकता है? ये हेडिंग 1 एक ही बार क्यों आएगा? Good सर afternoon, पूरे sir. डॉक्यूमेंट में चैप्टर 1 का ही बात हुआ इसीलिए। एग्जैक्टली पूरा चैप्टर में, पूरे इसमें चैप्टर एक बार वो हेडिंग वो एक ही बार आएगा, इसलिए वो एक ही है। तो हमें इसका ज्यादा टेंशन नहीं है, हम इसको बाद में भी फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन यही सारी चीज बाकी जगह पे भी अप्लाई होती है, इसलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। अब आप देखो कि ये नीचे का जो टेक्स्ट है, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर लिया, नीचे वाले टेक्स्ट पे आ गया। आप देखते कि टाइम्स न्यू रोमन में है, ये है ना, टाइम्स न्यू रोमन में है। और मैंने जब हेडिंग 1 सिलेक्ट की, इसके लिए कोई एंट्री मांग रहा है, लेट मी चेक। ओके, ठीक है। हाँ, तो जब मैं इसके ऊपर आ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि ये कुछ कैलिब्री लाइट, क्योंकि इसका डिफॉल्ट फॉन्ट होगा, ये डिफॉल्ट फॉन्ट होगा। अच्छा, फॉन्ट के मामले में हम लोगों को टाइम्स न्यू रोमन की आदत पड़ी हुई है। हम जो भी नए नए फॉन्ट्स आते हैं, हम नॉर्मली, जैसे मैं हमेशा टाइम्स न्यू रोमन को ही चूज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कोई लोग कुछ और भी एरियल को करते होंगे, किसी और को करते होंगे। तो आपको अगर बाय डिफॉल्ट जो आपका एमएस ऑफिस आपको दे रहा है वो नहीं चाहिए, आपको टाइम्स न्यू रोमन ही चाहिए, तो वो भी मैं बात आपको बताता हूँ। ये फॉन्ट में आप चले जाएंगे, यहाँ पर कहीं है वो ऑप्शन,
चलो थोड़ा बाद में बता देता हूँ, क्योंकि यही कहीं क्लिक करने से हमारे पास वो ऑप्शन आता है जिसको हम डिफॉल्ट रूप से सेट कर लेते हैं कि मुझे ये फॉन्ट चाहिए। तो आप हमेशा जब भी कुछ करोगे तो आपको डिफॉल्ट फॉन्ट वही मिलेगा जो आपको चाहिए होता है। तो मैं ये वाले टेक्स्ट को चाहता हूँ सेंटर में लेना, तो मैंने सेंटर में ले लिया। मैं इसको भी चाहता हूँ ये एरियल टाइम्स न्यू रोमन हो, तो मैंने टाइम्स न्यू वो ले लिया। मुझे इसका कलर ब्लैक चाहिए, ग्रीन ब्लू नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से ब्लैक कर लिया। मुझे ये टेक्स्ट बोल्ड चाहिए, मैंने बोल्ड कर लिया। इसका फॉन्ट साइज 16, ओके फाइन, 16 इज नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, 16 चलेगा। मुझे लगता है 16 का कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसके बाद इस टेक्स्ट के बाद मुझे जो स्पेस चाहिए वो ऑटो वाला स्पेस चाहिए। मैंने ऑटो स्पेस डाल दिया है यहाँ पे, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये करने के बाद ऑटो स्पेस कितना है वो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से जाके हम देख सकते हैं, 12-12 का है। नहीं, 12-12 कुछ ज्यादा लग रहा है, तो इसको मैं कम करना चाहता हूँ। मैं इसको 6 करूंगा, इसको भी मैं 6 करूंगा, क्योंकि वो 12 कुछ ज्यादा ही लगता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, इस तरीके से इतना सही नहीं है। ठीक। अच्छा, अभी तक मैंने क्या किया था, चैप्टर 1 आईसीटी इन एजुकेशन, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं हेडिंग 1 पे गया। हेडिंग 1 पे जाने के बाद आपने देखा कि वो किसी फॉन्ट में आया था, किसी और कलर में आया था, लेफ्ट अलाइनमेंट था, तो फॉन्ट साइज भी उसकी कम, मतलब 16 थी, तो मैंने 16 ही रखी। अब मुझे जैसे चाहिए वैसे मैंने उसको पहले फॉर्मेट कर लिया है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं होगी? अगर है तो पूछ लीजिए। अब ठीक है, अगर है भी तो आपको आप आगे भी पूछ सकते हैं। तो अब क्या करना है, मुझे जैसा चाहिए था वैसा फॉर्मेटिंग मैंने किया। मैं यहाँ आता हूँ हेडिंग 1 पे, माइंड इट, मैं हेडिंग 1 पे वापस आया हूँ। मैंने अभी तक कुछ भी क्लिक नहीं किया। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, नॉट लेफ्ट, राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करते ही फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन। सो जो कुछ मैंने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से ही मुझे हमेशा हेडिंग 1 चाहिए, हमेशा। मैं जितने भी बार हेडिंग 1 को यूज करूंगा मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में, मेरे रिपोर्ट में, मेरे थीसिस में, मुझे हमेशा हेडिंग 1 ऐसा ही चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर राइट क्लिक कर दिया है। राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन मेरे पास आ गए। ये ऑप्शन आने के बाद वो पहला ही ऑप्शन मुझे दे रहा है, अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन। मैंने क्लिक कर दी। ओके, सो क्लिक कर दिया है। देखो, अब एक्चुअली मुझे ये चाहिए नहीं है, फिर भी ये जो इंट्रोडक्शन है ना, इस इंट्रोडक्शन को भी अगर मैं हेडिंग 1 मानता हूं तो मुझे अब और कुछ भी नहीं करना। मैं सिंपली हेडिंग 1 पे जाऊंगा और उस तरीके से हो जाएगा। अब देख लो, अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, वो अपने आप उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन हेडिंग 1 तो पूरे चैप्टर में एक ही बार आ रहा है, तो मैं इंट्रोडक्शन को हेडिंग 1 नहीं दूंगा, इसको मैं हेडिंग 2 दूंगा। ठीक है, हेडिंग 1 मेन हेडिंग हुआ। हेडिंग 2 बाकी जितने भी हेडिंग 2 होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में वो फर्दर मेन हेडिंग होंगे, वो सब हेडिंग नहीं होंगे, वो मेन हेडिंग ही होंगे, क्योंकि हमने इसको केवल एक ही बार हेडिंग 1 यूज किया है। अब चाहे तो हेडिंग 1 ना भी यूज करो, लेकिन अगर आप यूज नहीं करते हो तो समस्या ये जाती है कि जब आप ऑटो कंटेंट जनरेट करना चाहते हो तब चैप्टर नंबर 1 के सामने वो चैप्टर नंबर 1 को वो सिलेक्ट नहीं करेगा, बाकी की सारी बातें वो सिलेक्ट करेगा। देखेंगे हम आगे कैसे होता है। सो इंट्रोडक्शन, मैं अब इसको हेडिंग 2 लेता हूं। मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट किया है और इसको मैंने हेडिंग 2 लिया है। फिर से उसने जो भी कुछ डिफॉल्ट था उस हिसाब से कैलिब्री को लिया, फॉन्ट साइज 13 लिया। तो 13 साइज तो मेरे लिए ओके है, लेकिन मुझे टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, मुझे ब्लैक साइज में चाहिए, मुझे इसको बोल्ड भी करना है, और इसका अलाइनमेंट मैं चाहता हूँ लेफ्ट ही हो, लेफ्ट ही होना चाहिए, इसमें और कोई समस्या मुझे नहीं है। तो जो फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए थी वो फॉर्मेटिंग मैंने कर ली। अब मैं आऊंगा फिर से हेडिंग 2 पे, यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा और अपडेट हेडिंग टू मैच सिलेक्शन, बस ये हो गया। अब आप देखो, अब आप देखो कि मुझे आगे कुछ भी नहीं करना है। जहां जहां मेरी हेडिंग 2 होगी वहां मुझे अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे मेरा हेडिंग 2 है नीड एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, यहां मैंने सेंटर में क्लिक किया, या कहीं पे भी क्लिक करो, या फिर आप पूरा सिलेक्ट करो और सिर्फ आ जाओ हेडिंग 2 पे। दैट्स इट, डन, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर टाइटल ऑफ द स्टडी
ये भी मेरा हेडिंग 2 ही है, तो मैं अब फटाफट करता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स मेरा हेडिंग 2 है, मैं फटाफट कर रहा हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। फिर हाइपोथेसिस की बात आ गई, इसको भी मैं वहां जाता हूँ। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या था, इसको तो हेडिंग 2, चलो पहले हेडिंग 2 कर लेते हैं, सारे जितने भी हमारे इस डॉक्यूमेंट में हेडिंग 2 है तो उसको हम कर लेते हैं। हमने हेडिंग 2 कर लिया, ठीक। अब इसके बाद भी कुछ टेक्स्ट यहाँ पड़ा हुआ है जिसकी फिलहाल हमको जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि शुरू से जब मैं देख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में कुछ सब हेडिंग नहीं थी, नीड एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी में कुछ सब हेडिंग नहीं थी, टाइटल ऑफ द स्टडी में कुछ सब हेडिंग नहीं थी, ऑब्जेक्टिव में नहीं था, हाइपोथेसिस में 2 है, हाइपोथेसिस में 2 है। तो यहां पर मैं चाहूँ तो सिंपली ऐसे आऊंगा और इसको नंबरिंग कर दूंगा, ज्यादा कुछ समस्या नहीं, क्योंकि इसको नंबरिंग ही करना है, ये हेडिंग सब हेडिंग तो है ही नहीं, ये नंबरिंग हो गई मेरी। उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी आके इसको भी नंबरिंग ही कर दूंगा, और मेरे टोटल 2 ऑपरेशनल डेफिनेशन थे, या बुलेट सर। भी कर सकता हूँ। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? सर कीर्ति बोल रही हूँ। गुड हाँ, आफ्टरनून सर। सर ये हेडिंग वाला जो आपने अभी बताया था सर, एक बार रिपीट कर दीजिए हेडिंग्स जो आप बता रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी बता देता हूँ, क्योंकि आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए इसलिए। कोई नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो चैप्टर इंट्रोडक्शन को ही लेते हैं हम, इंट्रोडक्शन को ही मैं नॉर्मल में लेके आता हूँ, ठीक है, नॉर्मल में लेके आ गया मैं, मतलब एज इट इज था, ऐसे ही था हमारा पहले, पूजा ऐसे ही था। जी सर। Yes, sir. हाँ, Yes. अब मैं यहाँ पर हेडिंग 2 अप्लाई करना चाहता हूँ। कोई भी हेडिंग हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वाट एवर हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके मैं हेडिंग 2 पे आ रहा हूँ। क्यों 2 पे आ रहा हूँ? क्योंकि हेडिंग 1 मैंने कहा यूज की है, चैप्टर नंबर 1 के लिए, और पूरे चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 का हेडिंग एक ही बार होगा, हेडिंग 1 एक ही बार होगी, वो दोबारा नहीं होगी। हेडिंग 2 कई बार हो सकती है, हेडिंग 3 कई बार हो सकती है, हेडिंग 4 कई बार हो सकती है, लेकिन हेडिंग 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं हेडिंग 2 पे आ रहा हूँ, हेडिंग 2 पे आ गया। चूंकि इसके पहले मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक ये वाला अपडेट में जो था ना, इसको अप्लाई किया था, तो मैं अभी क्या करता हूँ, उसको एक बार हटा देता हूँ। Sir, remove option is there. हम्म, राइट क्लिक करेंगे तो रिमूव का ऑप्शन कुछ आ अच्छा अच्छा अच्छा, रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, रीनेम, रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी ना, स्टाइल गैलरी तो नहीं हटाएंगे, सिलेक्ट ऑल, मॉडिफाई, एक मिनट, मॉडिफाई भी नहीं, रिमूव फ्रॉम नहीं, रिमूव तो क्या होगा कि वो गैलरी से ही चला जाएगा, फिर हेडिंग 2 यहाँ से हट जाएगा। तो अपडेट, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आगे के लिए कीर्ति आपको आगे आगे के इसमें मैं बता दूंगा, वो आ जाएगा। और भी हमारे पास ऑप्शन है, मैं वहां पे बताता हूँ, उसमें भी कैसे करना है मैं एक बार आपको बता दूंगा। तो डीलिमिटेशंस हमने लिख दिए थे, और डीलिमिटेशंस के बाद मान के चलिए यहाँ पर मैं कुछ फर्दर सब हेडिंग डाल रहा हूँ, जैसे कि सैंपल ऑफ द स्टूडेंट आ रहे। तो सैंपल ऑफ द स्टडी, तो सैंपल ऑफ द स्टडी में ये ऊपर चला गया, ठीक है। सपोज ये है टीचर्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो छोड़ देना, मैं पहले ही कह चुका हूँ। टीचर्स का कुछ सैंपल है मेरा, कोलन दे दिया, एंटर किया, फिर एक लाइन के बाद स्टूडेंट का कुछ सैंपल है मेरा, स्टूडेंट्स, तो उसमें तो मुझे कुछ और लिखना चाहिए, लेकिन आप उन बातों के ऊपर गौर मत करिएगा। फिर पेरेंट्स का भी सैंपल है, ठीक है। अब जो फॉर्मेटिंग हमने पहले अपनाई थी, एक बार यहाँ आते हैं सैंपल ऑफ द स्टडी में। इसमें ये तो मेरा हेडिंग 2 ही होगा, तो यहाँ कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ये मेरी फर्दर सब हेडिंग है, मतलब 3 सब हेडिंग है। मेन तो हमारे चैप्टर का टाइटल था, दूसरा तो हेडिंग आप देख ही रहे हो, और तीसरा भी फर्दर सब हेडिंग है। तो इसमें क्या करना है, इसको कीर्ति खास करके आपके लिए, इसको हमने सिलेक्ट किया,
जी सिलेक्ट करके ये मुझे हेडिंग 3 देना पड़ेगा अभी, है ना, हेडिंग 3 देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 3 पे आता हूँ, राइट में देख लीजिए टॉप पे यहाँ पर हेडिंग 3 दिख रहा है। हेडिंग 3 पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही बाय डिफॉल्ट उसको जो कुछ देना है उसने दिया है। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते, लेकिन नहीं, मुझे तो टाइम्स न्यू रोमन के अलावा कुछ और पसंद नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन ही हो, ये बोल्ड हो, इसका फॉन्ट साइज कम हो ज्यादा हो। तो यहाँ आऊंगा और फॉन्ट से मैं टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट करूंगा। अभी इसका कलर आप देख रहे हो, इसका कलर ब्लू है, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक ही चाहिए, तो मैंने ब्लैक कर दिया। और ये अनबोल्ड है, मुझे बोल्ड चाहिए, तो मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया। अच्छा, फॉन्ट साइज 12, इट्स ओके फॉर मी, ठीक। अब हेडिंग 3 जितने भी जगह पे आएगी तो मुझे बार बार ये सारी चीजें ना करनी पड़े, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग 3 पे जाता हूँ, और हेडिंग 3 पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ। माइंड इट, मैंने उसको सिलेक्ट किया। अभी चूंकि हेडिंग 3 की बात चल रही है तो मैं हेडिंग 3 पे गया, और वहां पर पहला ही राइट क्लिक करने के बाद एक बार फिर मैं हेडिंग 3 पे आया, मैंने राइट क्लिक किया, पहला ही ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है, अपडेट हेडिंग 3 टू मैच सिलेक्शन। मतलब जो कुछ मैंने सिलेक्ट किया है इसके हिसाब से मेरा हेडिंग 3 जो है वो मैच होना चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। अब आप देखेंगे कि इसका फॉन्ट साइज 12 है, टाइम्स न्यू रोमन है, बोल्ड है, और इसका अलाइनमेंट लेफ्ट है, और साथ ही साथ कलर भी ब्लैक है। अब स्टूडेंट्स को भी मुझे ये सब दोबारा करना पड़ेगा क्या? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? हेडिंग 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा सर। स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कर लिया, फिर हेडिंग 3 पे क्लिक करना है। जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक क्यों करूंगा? नहीं, अभी डायरेक्ट क्लिक करेंगे सर। गौर से देखिए। सर बस हेडिंग 3 पे क्लिक कर हाँ देंगे। देखिए, बस 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 हेडिंग 3 पे करना है। ये जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, स्टैटिस्टिक्स और आईसीटी दुनिया में इससे इससे आसान सब्जेक्ट नहीं है, बट अनलेस एंड अनटिल क्या करना पड़ेगा बताइए, कोई भी बताओ। ट्रेनिंग एंड नॉलेज। practice. प्रैक्टिस, नॉलेज, इन सब के पहले आपको बहुत गौर से लॉजिकली इसको समझना है, इनके टेक्निक्स को पकड़ना है। जब तक आप टेक्निक्स को नहीं पकड़ेंगे, आप में से कुछ लोग खिलाड़ी रहे होंगे, मैं भी एक बड़े गेम का खिलाड़ी रहा हूँ, कराटे कुंफू का। उसी दौरान मैंने देखा कि प्रैक्टिस तो बाद में होगी, पहले टेक्निक को पकड़ना पड़ता है। आप लोगों ने अक्षय कुमार को एक गोल घूम के उड़ के किक मारते हुए देखा होगा, मोहरा में मारता है वो, मोहरा मूवी में, और ऊपर का लाइट फोड़ देता है, उसको राउंड हाउस किक बोलते हैं, है ना। वो कैसे मार रहा है, उसमें वो बॉडी बैलेंस कैसे कर रहा है, किस तरीके से पाव, दोनों पाव का बैलेंस कर रहा है, कितने एंगल से घुमा रहा है, एग्जैक्टली हमको मैथमेटिक्स जानने की जरूरत नहीं है। और कितने जर्क के बाद वो कब जमीन से ऊपर उछल रहा है और कब दूसरे पाव को ऊपर फेंक रहा है, और ये जब उसको टेक्निक समझ में आएगी और फिर उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो प्रैक्टिस करने के बाद वो 6, 6.5, 7 फीट तक किक मार सकता है। Isn't it? सही है ऐसा? Correct, sir. या यस सर। तो सबसे पहले टेक्निक को पकड़ो, है ना। स्मार्ट वर्क क्या होता है, हम काम करते हैं, आज हमने काम किया, कल भी हम वही काम कर रहे, परसों भी हम काम कर रहे, बरसों बरस हम उसी तरीके से काम करेंगे क्या? हम उसी तरीके से काम नहीं करेंगे। हर दिन हम उसमें कुछ नयापन लाएंगे, जिसके चलते हुए हमारा परिश्रम, हमारा समय, हमारा अगर पैसा भी उसमें खर्च हो रहा है, तो ये सारी बातें रिड्यूस हो सके। अगर हम उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमने उसकी टेक्निक पकड़ी है और हम उसको आसानी से कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस बाद में होगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के टेक्निक को पकड़ना। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, अब मैंने टीचर्स को हेडिंग 3 दी है, मुझे स्टूडेंट्स को हेडिंग 3 देनी है। तो मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट करना है और हेडिंग 3 पे आना है। जैसे हेडिंग 3 पे आ गया, क्लिक कर दिया, हो गया। अब पेरेंट्स को भी वही करना है। तो जैसे कि मैंने कहा, जरूरी नहीं कि हर बार सिलेक्ट करो, आप कहीं पे क्लिक करके भी हेडिंग 3 पे आओगे तो वो पर्टिकुलर चीज टेक्स्ट उस तरीके से हो जाएगा। तो कीर्ति, आपका डाउट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर, क्लियर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो, तो अभी तक जो कुछ मैंने बताया, इसके ऊपर किसी
को कुछ पूछना है तो पूछो, मैं जस्ट 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, तब तक आपका सवाल कुछ है। ओके, आप लोगों को समय दिया था, शायद कोई डाउट नहीं है तो मैं हेलो ओके, शायद मेरी आवाज मुझे दोबारा आ गई। सर ये इको, हाँ सर वो जो डिफॉल्ट फॉन्ट सेट करना था, वो जो साइड में छोटा सा राइट एरो है उसमें जाके कर सकते हैं। अच्छा, वो डिफॉल्ट फॉल्ट अगर हमें करना है तो फॉन्ट पे जाके फॉन्ट, हाँ ओके ओके, राइट क्लिक, राइट राइट, थैंक यू, मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा था। उसमें हो जाएगा। हाँ, ये इको क्यों हो रहा है? मेरे पास तो कोई गैजेट चालू नहीं है। और सर वो इको लग रहा है आपको मेरी आवाज? सर स्मिता मैम का अनम्यूट था इसलिए हो रहा था, अब नहीं होगा। ओके, ठीक है ठीक है। तो वो जो फॉन्ट डिफॉल्ट करना है, तो ये किसने जवाब दिया अभी? गुड, अच्छा है, आपने मेरी मदद की। सर स्मिता मेहर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो इसी में राइट क्लिक करते हैं ना, तो राइट क्लिक में आप ये देख रहे हो कि इसकी मदद से आप चाहे तो डिफॉल्ट फॉन्ट जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो चलो, अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ऑटोमेटिक हेडिंग जो है उसके बारे में अभी तक हमने बात की है। अब हेडिंग के बाद क्या होता है? इंट्रोडक्शन 1.0, नीड एंड जस्टिफिकेशन, या फिर इंट्रोडक्शन 1.1, नीड एंड जस्टिफिकेशन 1.2, इसके बाद का 1.3, और ऐसे करते 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 जब हम यहाँ पर आएंगे सैंपल ऑफ द स्टडी में, तो मान के चलो कि ये 1.6 था सैंपल ऑफ द स्टडी, तो ये 1.6.1 होना चाहिए, ये 1.6.2 होना चाहिए, और इसके बाद का 1.6.3 होना चाहिए। तो ये हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मैन्युअली यहाँ आएंगे 1.1 लिख देंगे, ठीक है, नीचे आएंगे नीड एंड जस्टिफिकेशन पे 1.2 लिख देंगे। अब इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। आप में से कोई सोचेगा सर इसमें क्या समस्या है? मान के चलो आपके गाइड ने बोल दिया कि ये हेडिंग तो उड़ानी है, ये हेडिंग नहीं चाहिए, फिर क्या होगा? बताइए क्या होगा अगर ये हेडिंग उड़ जाएगी तो? नंबरिंग वही रहेगा सेम। हाँ, आपको नीचे के जितने भी नंबरिंग आपने किए हैं वो सबको मैन्युअली बदलना पड़ेगा। सही है? यस सर। जैसे मैंने यहाँ पे 1.1 कर दिया था, हाँ, और यहाँ पे 1.2 कर दिया था, ऐसे करते करते मेरी हेडिंग लगभग मान के चलो 30-40 हेडिंग्स थी मेरी पहले चैप्टर में। अब सेकंड नंबर को गाइड ने कहा कि ये कंप्लीट ही हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो हेडिंग 1.2 तो हट गया। जब हेडिंग 1.2 हट गया तो आपको मैन्युअली सब में जाके नीचे हर एक का नंबरिंग चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों से हमको अगर बचना है तो हमें करना क्या होगा, ये अभी मैं सेकंड स्टेप पे आ रहा हूँ। आपको गौर से देखिए, ये जो पैराग्राफ वाला है, मेरा कर्सर जहां पर है अभी पैराग्राफ, इसमें पहले बुलेट है, फिर नंबर्स का है, और उसके बाद एक और है, ये है मल्टी लेवल लिस्ट। ओके, मल्टी लेवल लिस्ट पे आप आओगे, और मल्टी लेवल लिस्ट पे आके आप लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको बहुत कुछ ऑप्शंस नीचे दिख रहे हैं। इनमें से आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 वाला भी ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा वहां पे जा रहा हूँ, ये वाले ऑप्शन पे, क्योंकि मुझे 1.1, 1.2 ऐसे ही चाहिए, ABCD, जैसे कि ये अलग है ना, इसमें A है फिर 1 है, तो मुझे नहीं, मुझे ये चाहिए। आपको वो चाहिए तो उस पे भी जा सकते। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने हेडिंग सबको असाइन कर दी है, डिसाइड कर दी है। अब मुझे ऑटो नंबरिंग करना है। अब ऑटो नंबरिंग आप देखो कितना फटाफट जादू के जैसे हो जाता है। तो मैं पैराग्राफ में गया, ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में मैं आया, ये था मल्टी लेवल लिस्ट, इसके मैं हेडिंग वाले ऑप्शन में आया। ये जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखो सब तरफ नंबरिंग आ चुका है, आ गया है नंबरिंग। यस सर। 1.8.1 हो गया, 1.8.2 हो गया, 1.8.3 हो गया, सब कुछ आपके सामने ये सारी चीजें हुई है। अब आपको एक और चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, सपोज मैं इसको डिलीट करता हूं, ये पूरा डिलीट कर देता हूं, या
यस सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने ये नंबरिंग की, तो सर उसके लिए हमारा कर्सर मतलब हमारा जो फॉन्ट है वो पूरा सिलेक्ट होना चाहिए या फिर नहीं, कर्सर कुछ जहाँ नहीं, कुछ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस आप उस डॉक्यूमेंट पे रहो, कुछ नहीं करना है, कुछ सिलेक्ट नहीं होना है। ओके। मैं एक बार आपको फिर यस सर। दिखा दूंगा चाहे तो। अभी जो जहां पर मैंने सिलेक्ट किया उसकी बात करता हूँ, फिर उस बात पे मैं फिर से आता हूँ। सपोज गाइड ने कहा कि ये 1.6 मुद्दा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। तो इसके पहले हमने कहा था ना कि 1.6 हट जाता तो डिलिमिटेशन का नंबर हो जाता 1.6, फिर उसके बाद का 1.7, उसके बाद का कुछ और, है ना, आगे 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 ऐसे होता। तो मैं जैसे इसको डिलीट करूंगा ना, डिलिमिटेशंस वाला जो पॉइंट है वो 1.6 अपने आप हो जाएगा, देख लीजिए, हो गया अपने आप 1.6। यस सर। कुछ भी नहीं हमको करना पड़ा। तो मैं अंडू कर रहा हूँ। हाँ, अभी किसी ने सवाल पूछा था, तो ये जो कुछ मैंने किया इसको एक बार फिर मैं अंडू कर देता हूँ। देखिए, मैंने कहीं पे भी कर्सर रखूं, मैं यहाँ पर रखूं, यहाँ पर रखूं, यहाँ पर रखूं, कहीं पर भी रखूं, कोई इशू नहीं है, और ना कुछ सिलेक्ट करना है मुझे। मैं पैराग्राफ पे जाऊंगा, पैराग्राफ में जाके ये पहला बुलेट वाला ऑप्शन है, फिर नंबरिंग वाला ऑप्शन है, और फिर मल्टी लेवल वाला ऑप्शन है। तो मल्टी लेवल वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और हेडिंग वाले में आया, मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिक सब तरफ जो मुझे चाहिए था वो आ चुका है, ठीक है। अब आप में से कोई बोलेगा, एक एक डाउट आप लोगों को आ सकता है, अरे सर ये जो एक चैप्टर 1 के पहले भी 1 आ गया, वो 1 तो आएगा ही क्योंकि आपने उसको हेडिंग 1 दी है। तो इसके बारे में चिंता कुछ नहीं, जस्ट इसको बैक कर दो, डिलीट कर दो, फिर से इसको सेंटर में लेके आ जाओ, काम खत्म। समझ में आ गया? सर और अगर हम उसे चैप्टर 1 लिखते ही नहीं तो वो 1 यूज भी हो सकता है। 1 वो 1 जो नंबर आ गया था वो यूज हो जाएगा बाद में, अगर हेडिंग 1 को हाँ वहां हाँ, पर भी। बिल्कुल बिल्कुल वैसा भी आप कर सकते थे, लेकिन हमारा जो राइटिंग का स्टाइल है नॉर्मली ऐसा ही होता है। चैप्टर 1 हम इसी तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके यहाँ लेके आते हैं, और इस तरीके से हम चैप्टर 1 लिखते हैं। हमारा जो स्टाइल है वो या तो यहाँ पे हम कोलन दे देंगे या फिर हाइपन दे देंगे। इसका फॉन्ट साइज हम छोटा, तो इसको तो आप अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा फॉर्मेट बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 थोड़ा छोटा होगा, आईसीटी इन एजुकेशन बड़ा होगा, मतलब उसका जो हेडिंग है वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। अब 2 बातें आपने कर ली, इसके बाद बिब्लियोग्राफी पे भी आना है। तो बिब्लियोग्राफी पे आने के पहले मान के चलो ये मेरे पूरे मेरा जो ये पूरा वर्क है, इसमें कोई फुटनोट नहीं है, इसमें कोई एंड नोट नहीं है, मैंने कोई साइटेशन भी नहीं डाला, लेकिन मुझे इसका ऑटो कंटेंट जनरेट करना है। तो पहले मैं ऑटो कंटेंट पे आ जाता हूँ, ऑटो कंटेंट के बाद फिर अगले मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं अब तक किसी को? नो सर। ओके, थैंक यू। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा स्पेस बना लो, चाहे तो थोड़ा सा, ज्यादा जरूरत नहीं है। पूरा अगले पेज पे ले जाना है तो ले जाओ, नहीं तो इतना भी स्पेस आप बना लोगे तो इनफ है। अब देखिए मैजिक, मैं बार बार मैजिक की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा अरे सर हमको इतना छोटा भी मत समझो, हमको सब कुछ पता है। लेकिन सच में सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा मैजिक है, अगर हमें पता है तो। अब हम क्या करेंगे, मुझे ऑटो कंटेंट चाहिए। ऑटो कंटेंट मतलब जो शुरुआत में, हर किसी किताब के शुरुआत में आपको कंटेंट पेज जो मिलता है वो, तो उसको ऑटोमेटिक करना है। मैक्सिमम रिसर्चर क्या करते, खुद होके टाइप करेंगे, वहां से कॉपी करेंगे, फिर इधर लेके आएंगे, पूरा ऑटो उन्होंने कंटेंट पेज बना दिया। फिर गाइड ने बोला अरे भाई ये जो XYZ वाला जो मुद्दा है इसको हटा दो, ये मुद्दा हटा दो, फिर सबका नंबरिंग करेंगे। मतलब बहुत बड़ा हेडेक है, यानी काफी टाइम उसमें जाता है। तो हम थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ बना लेंगे, ठीक है। और रेफरेंसेस में आएंगे, रेफरेंसेस में आएंगे, ये है, इसमें देखते क्या ऑप्शंस आ रहा है। इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट, अपडेट टेबल, ऐड टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट। यस, मुझे यही तो चाहिए था, टेबल ऑफ कंटेंट मुझे चाहिए था। तो मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया। अब ये मुझे कुछ स्टाइल्स दे रहा है, इसमें से कौन सी स्टाइल आपको अच्छी लगती है, इट्स अप टू यू। ये पहली स्टाइल,
ये टेबल ऑफ कंटेंट वाली दूसरी स्टाइल या ये तीसरी स्टाइल या फिर और भी इसमें स्टाइल्स है। तो मुझे ये पहली स्टाइल ही अच्छी लग रही है तो मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ क्या होगा, देख लीजिए क्या हुआ है, आ गया। थोड़ा छोटा करता हूँ, आ गया। कुछ भी मैंने अलग से किया, एकदम छोटा कर रहा हूँ जानबूझ के आपको दिखाने के लिए। अब मेरा काम हो गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एंटर कर दूंगा, नीचे ले जाऊंगा अगले पेज पे, कोई इशू नहीं है, इसको अगले पेज पे ले जाऊंगा। हो गया। तो इसमें आप देखो इसने पेज नंबर भी अपने आप दे दिया, मैंने पेजिंग भी नहीं की है अभी तक, अभी तक मैंने इसकी पेजिंग भी नहीं की थी, तो पेज नंबर तक उसने अपने आप दे दिए। अब देखो चैप्टर 1 आईसीटी इन एजुकेशन, इंट्रोडक्शन 1.1 1.2 वगैरह वगैरह 1.8.1 सब कुछ उसने अपने आप दे दिया। अच्छा, इसको भी आप फर्दर फॉर्मेट करना चाहोगे, आपको क्या लगेगा कि सर ये जो है ये तो कैलिब्री में आ गया फिर से, तो इसको मुझे टाइम्स न्यू रोमन में चाहिए, इसका फॉन्ट मुझे छोटा या बड़ा करना है, इसको मुझे सेंटर में करना है, मुझे जो भी आपको करना है। तो ये सब कुछ आप कब करना, जब आपका पूरा काम खत्म हो जाए, पूरा काम खत्म हो जाए। क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसको भी आप देख लो। मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, मैं इसको ब्लैक कर दिया और 16 ही रखा और इसको बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा लगा कि अरे ये पहला चैप्टर हेडिंग है तो इसको तो मुझे बोल्ड करना चाहिए, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब क्या हुआ, ये सब करने के बाद यहाँ पर नीचे आ गए और नीचे आने के बाद गाइड ने बोला कि ये मुद्दा यहाँ से हटा दो, तो मैंने हटा दिया। अब 1.2 1.3 वो मुद्दा चला गया। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर तो होगा अभी वो 1.2 जो था, नीड एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी। अब क्या करें, तो फिर जो भी बदलाव आप डॉक्यूमेंट्स में नीचे लाओगे तो आपके पास ऑप्शन यहाँ होता है अपडेट टेबल का। ये दिख रहा है आपको अपडेट टेबल, थोड़ा और बड़ा करूं मैं, सर विजिबल, हाँ, या अपडेट टेबल। तो ये अपडेट टेबल का जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो इसने ऑटोमेटिक उसको अपडेट कर दिया। नीचे वाला जो था वो 1.1 1.2 टाइटल ऑफ द स्टडी आ गया है अभी। लेकिन इसको मैं थोड़ा अंडू करता हूँ। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, नहीं चलो ये तो स्टाइल अलग है, इसने शायद कुछ इसमें चेंजेस लाए हैं। पहले क्या हो रहा था कि आपने जो कुछ फॉर्मेट कर दिया, एक सेकंड मुझे इसको राइट क्लिक करने दीजिए, इसके ऊपर देखिए दो ऑप्शंस इसमें आते हैं। हाँ राइट, अपडेट पेज नंबर्स ओनली, अपडेट एंटायर टेबल, ये दो ऑप्शन होते हैं। कभी कभी हमको पूरे टेबल को भी अपडेट करना पड़ेगा, कभी कभी केवल हमको पेज नंबर को भी करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पेज नंबर किया था, मैं इसको अंडू करता हूँ एक बार। हाँ, नीड एंड जस्टिफिकेशन यहाँ था, तो मैं अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके राइट क्लिक वाला ऑप्शन या अपडेट एंटायर टेबल जब करेंगे, ओके, कुछ तो मेरे, हाँ यहाँ तक ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज अभी तक यहाँ मुझे मिली नहीं। इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि आपने अगर इस टेबल को, ऑटो कंटेंट को फॉर्मेट कर दिया अपने हिसाब से, और अगर आप कुछ भी इसमें बदलाव लाते हो तो उसका फॉर्मेटिंग हट जाता है, तो बार बार आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ सकती है। जैसे कि इसको मैंने, इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा मान के चलो छोटा कर दिया था। अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करने के लिए बोलूंगा ना, तो ये फिर से एज इट इज हो गया, जो था वही हो गया। तो इससे हमें बचना है, इसलिए करना क्या होगा कि जब आपका पूरा काम हो गया, काम होने के बाद ही इस टेबल को, ऑटो कंटेंट वाले टेबल को आप फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। तो मैं वापस आता हूं और वापस आके यहाँ पर मुझे वो नीड एंड जस्टिफिकेशन वाली चीज चाहिए थी, तो मैं सब कुछ अंडू करता हूँ, आ गया, मुझे जो चाहिए था वो आ गया। तो आपने
ये भी अभी देख लिया कि यहाँ पर ऑटोमेटिक कंटेंट का पेज जो था वो कैसे जनरेट हुआ है। और फिर जैसे मैंने अभी बताया, बाद में आप इन सब चीज़ों को मैन्युअली फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ आके इनका स्पेस कम करना है, आप स्पेस कम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, आप इसको अंत में करेंगे। जो कुछ करना है आप यहाँ आके इसको कर सकते हो, लेकिन इसको अंत में करेंगे जब आपका पूरा काम खत्म हो गया है। तो अब तक रैंडम टेक्स्ट या ऑटो टेक्स्ट मैंने बता दिया। उसके अलावा थोड़ा बताओ, कोई बताओ क्या क्या बताया अब तक। आपने बताया कि हाउ टू इंसर्ट द रैंडम टेक्स्ट एंड देन हाउ टू ऐड द headings and how to modify and update the headings, heading 1, heading 2 and subheadings, and how to auto number them. After that, Yeah. how to auto content. ठीक है, थैंक यू पूजा। यही चीजें मैंने की थी अभी तक, यही बताई थी। अब एक महत्वपूर्ण चीज बची है। हाँ सर, पेज अलाइनमेंट थोड़ा बता दीजिए सर। पेज अलाइनमेंट, वो तो आप सेटिंग में जाओगे, पेज लेआउट में जाओगे, वहां से मिल जाएगा। पेज लेआउट में चले जाओगे, उसके बाद आप मार्जिन में जाओगे, ओरिएंटेशन, साइज, ये सब कुछ यहाँ मिलता है। ये सब कुछ यहाँ मिलता है आपको। मार्जिन में जाएंगे, आपको किस प्रकार का चाहिए, A4 पेज साइज है आपका, ओरिएंटेशन आपका लैंडस्केप है या फिर पोर्ट्रेट है, वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। शायद आप यही पूछना चाह रहे थे। सर, डिजर्टेशन में ऐसा कुछ रूल है क्या, कितना रखना है कितना नहीं रखना है? हाँ है, ऐसा रूल है। वो नॉर्मली 1.5 सब तरफ से हमको रखना चाहिए, खास करके लेफ्ट में जो होता है, क्योंकि बाइंडिंग वाला आता है ना। जैसे ये किताब आप अगर देख पा रहे हो, मैं थोड़ा यहाँ लेके आता हूँ। हाँ, ये जो किताब है, तो इस किताब में इस तरफ बाइंडिंग है ना, तो ये बाइंडिंग का इतना हिस्सा यहाँ का दब जाता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेफ्ट में ज्यादा स्पेस छोड़ते हैं, अराउंड 2 के आसपास का स्पेस छोड़ते हैं। उसको बाद में बताएंगे, अभी आप लोगों को वहां आने के लिए समय है। पहले ये फॉर्मेटिंग वाली चीजों को आप देखो, मैं किसी दिन उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन आपको सबको दे दूंगा कि लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कितना आपको स्पेस छोड़ना चाहिए। तो एक पैराग्राफ में जो जितनी भी लाइन्स आ रही है उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, हेडिंग क्या होनी चाहिए, वो सारा मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। या ओके। अब एक और महत्व, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, एक छोटा सा डाउट था सर। जैसे हमारी जो पेज नंबर्स हैं, तो वो पहले पेज नंबर 1 इसलिए आ रहा था बिकॉज हमारा टेक्स्ट ऊपर ही था, और आफ्टर मेकिंग ऑफ दैट इंडेक्स पेज हमने उसको सेकंड पेज पर लिया है। तो चैप्टर 1 सेकंड पेज पे हुआ, तो पेज नंबर 2 से स्टार्ट हुआ। अब जैसे काफी बार ये होता है कि डिसर्टेशंस में पहले के पेजेस पर रोमन नंबर्स होते हैं, मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट है, सर्टिफिकेट है, दूसरी चीजों के, और चैप्टर 1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से पेज नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग पेज नंबर्स कैसे डाल सकते हैं? वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो भी है, वो भी एक क्या बोलते क्रूशियल इशू है। कई बार हम चाहते हैं कि पहले पेज पे कोई नंबर ना दिखे, दूसरे नंबर से, दूसरे पेज से शुरू हो जाए। वो कैसे डाले, डिफरेंट जगह पे कैसे डाले। इवन एक ही डॉक्यूमेंट में पोर्ट्रेट वाला और लैंडस्केप वाला जो पेजेस है, वो पेजेस कैसे इंसर्ट करें, मैं उसके ऊपर आपको किसी और क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है सर? ऑटोमेटिक हो जाता है। जी जी सर। वो पहले हम जो ये देखते थे, ऐसे देखते, वहाँ पे I, AA, III IV ऐसे करके नंबरिंग होता है। जब हमारा कंटेंट आता है, टेबल जो आता है, वहां से हमारा 1 होता है सर, पेज 1 2 3 4 ऐसे। नहीं, वहां से 1 हो जाता है, यू आर राइट। लेकिन कई बार आप देखो, ये भी जो किताब मेरे सामने है, इसमें पता नहीं वो चीज इन्होंने फॉलो की या नहीं, लेकिन नॉर्मली जैसे ही कोई पहला चैप्टर चालू होता है ना, कोई भी चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वहां उसके नीचे नंबर नहीं होता, उसको नंबर नहीं देते। सेकंड पेज से नंबरिंग चालू करते हैं और सेकंड पेज पे वो सेकंड लिखते हैं, अगले पेज पे सेकंड लिखते हैं। तो वो ऑटोमेटिक नहीं होता, उसके लिए भी कुछ हमको कमांड यूज करनी पड़ती है, कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ती है। वो हम देखेंगे अगले क्लास में। सो दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ दिस क्लास।
एक और मुद्दा मैं आपको बता के आज की क्लास को खत्म कर दूंगा, और अगले क्लास में फिर आप जो कुछ डाउट पूछोगे हम टाइम पे उसके ऊपर जवाब देंगे, टाइम पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। हाँ, अब आपने किसी किताब से ये वाला मुद्दा यहां से लेके यहां तक, व्हेन यू क्विक डिजाइन वगैरह वगैरह, यहां से लेके यहाँ तक का मैटर आपने किसी किताब से लिया है, और आपको इसको फुट नोट में मेंशन करना है या आपको साइटेशन इसका देना है, तो उसके ऊपर हम वो हम कैसे करें। तो ये एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा बचा है, और लास्ट में बिब्लियोग्राफी भी बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिर से आते हैं रेफरेंसेस पे। देखिए रेफरेंसेस पे आ गए हम लोग, कहाँ आ गए, रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस पे आने के बाद यहाँ बिब्लियोग्राफी दिख रहा है, यहाँ मैनेज सोर्सेज दिख रहा है। तो ये सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, ये मैनेज सोर्सेज जो है इसके ऊपर आप काम करोगे, क्योंकि आप किसी एक किताब से आपके थीसिस में, आपके पीएचडी के थीसिस में, आपके डिसर्टेशन में आप लोग एक किताब को हो सकता है कि कई बार उसके कुछ सेंटेंस को, मे बी 2-3 सेंटेंस को कोट कर रहे होंगे, तो उसको बार बार लिखना नहीं है। तो सबसे पहले इनका हम जो है ना सोर्सेस को हम मैनेज करेंगे, हम एक डेटाबेस तैयार करेंगे। सो डेटाबेस तैयार करने के लिए मैनेज सोर्सेस पे आएंगे। अच्छा, जो भी कोई आपको बिब्लियोग्राफी चाहिए वो किस फॉर्मेट में होगी, तो स्टाइल में आप देखते हो कि बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। नॉर्मली एपीए जो फॉर्मेट है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाला जो फॉर्मेट है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो हम नॉर्मली इंडिया वाले भी लोग और बहुत सारे लोग इसी फॉर्मेट को अपनाते हैं। तो एपीए उसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया है। अब आपको मैनेज सोर्स के ऊपर क्लिक करना है, मैनेज सोर्सेस के ऊपर क्लिक करना है, कर दिया। ये कुछ ऑलरेडी दिखा रहा है जो मैंने कभी फीड किए थे, मैंने किसी काम के लिए जो भी कुछ मैंने फीड किया है वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मुझे एक नया चाहिए, तो नया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, न्यू पे आऊंगा। जो है उसमें से भी मुझे अगर जरूरत है तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मुझे एक नया डेटाबेस तैयार करना है, तो मैं न्यू पे आऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, और ये मुझे सबसे पहले पूछेगा कि आपका सोर्स का टाइप क्या है, क्या वो बुक है, क्या वो बुक का सेक्शन है, क्या किसी जर्नल का आर्टिकल है, या आर्टिकल, आप देखो दुनिया भर के ऑप्शन से यहाँ पर दिए हुए। इवन फिल्म को भी, साउंड रिकॉर्डिंग से भी, किसी परफॉर्मेंस से, इंटरव्यू से, पेटेंट से, केस मिसलेनियस, है ना, इवन वेबसाइट से भी, है ना, यहाँ पे देखिए वेबसाइट भी दिया हुआ है। तो आप जो भी कुछ लिखा है आपके डॉक्यूमेंट में, आपके थीसिस में, वो आपने कहाँ से लिया है ये आप पहले यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। तो चलो मैं एक बुक से इसको लिया हूँ ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है। तो बुक से जो लिया उसका ऑथर, ये मेरे हाथ में एक किताब है मैथमेटिक्स की और क्लास 8 के लिए। तो मान के चलो मैंने इस किताब से उस बात को मैंने कोट किया है, जो भी कुछ मैंने कोट किया है तो मैंने इस किताब से कर रहा हूँ। तो मैं इसका पहले डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। तो इस किताब का जो राइटर है वो है R.D. शर्मा, ठीक है। तो ऑथर में मैं लिखूंगा R.D. शर्मा, ठीक है। टाइटल क्या है किताब का, मैथमेटिक्स, सिंपली मैथमेटिक्स नामक किताब है इसका, मैंने वो दे दिया। इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मुझे एक पेज पलटना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा। ये पहली बार फर्स्ट एडिशन है इसका 2001 और रीप्रिंट हुआ है 2021, ओके। तो मैं इसको 2001 भी लिख सकता हूँ, इसमें बहुत डिटेल है आगे, पहली प्रिंट कब की है और लेटेस्ट है क्या है, वो बहुत सारे ऑप्शन है। तो इतने डिटेल में हम नहीं जाते, आप जब खुद चेक करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो ये 2001 पहली बार इन्होंने 2001 में किया था। तो चलो लेटेस्ट ही डालते हैं, क्योंकि 2001 डालेंगे तो कोई हमारे ऊपर बोलेगा इतना पुराना आपने रेफर किया, लेटेस्ट क्यों नहीं किया। तो 2021 का हम देखते हैं। अब सिटी मतलब ये कहाँ से पब्लिश हुआ, तो मैं देख रहा हूँ पब्लिश बाय, किसी को पता है R.D. शर्मा कहाँ से पब्लिश होता है। R.D. शर्मा का मैथमेटिक्स का किताब दिल्ली से हुआ है, ठीक है
ठीक सर है, धनपत राय पब्लिकेशंस। एग्जैक्टली, धनपत राय पब्लिकेशन, और आई थिंक दिल्ली वाला, यस सर, न्यू दिल्ली। यस दिल्ली। तो मैं यहाँ पे दिल्ली या न्यू दिल्ली जो लिखना है वो लिख दूंगा। पब्लिशर आपने बोल दिया है धनपत राय, तो धनपत राय को लिख देते हैं यहाँ पर। मुझे वो घायल वाला बलवंत राय याद आ गया अभी धनपत राय से। धनपत राय, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। अच्छा, आपको और कुछ देखना है तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना, शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, इतना इसेंशियल है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो बहुत कुछ आता है। इसमें पहला पब्लिकेशन कौन सा एडिटर है, कौन एडिटर है, वॉल्यूम है, पहली बार कब आया, पेजेस कितने किताब के, बहुत कुछ इसमें आता है। तो इतने डिटेल में हम नहीं जाते हैं। तो मैंने यहाँ ओके कर दिया। जैसे ओके किया, आप देखो ये नया इसमें एक ऐड हो गया है, शर्मा आरडी मैथमेटिक्स 2021। इसमें कुछ पब्लिकेशन का नाम ये आ गया, नीचे देखो आप, शर्मा आरडी ब्रैकेट में, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। सबसे पहले सरनेम आता है, फिर कॉमा, फिर अगर उसका पूरा नाम है तो पूरा नाम आएगा। जैसे यहाँ पे भी आप कुछ देख रहे हो, सिंह रंजन, है ना, 2 से ज्यादा है तो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ फुल स्टॉप आ गया, फिर मैथमेटिक्स इटैलिक में लिखा, फिर फुल स्टॉप आ गया, दिल्ली के बाद कोलन आया, फिर धनपत राय। दिस इज स्टाइल, ओके, इस स्टाइल से है ये है। अब ये जो चीज है, इसको साइटेशन अगर आपको करना है, आपने कुछ आर्टिकल्स में देखा होगा, साइटेशन में क्या करते हैं, शर्मा कॉमा 2021, इतना ही लिखते हैं, बहुत डिटेल नहीं जाते। लेकिन आपको एंड नोट या फुट नोट लिखनी है तो आपको ये सब कुछ इतना डिटेल लिखना होता है। तो इसको हम चाहे तो, एक सेकेंड, इसको कॉपी करने का एक ऑप्शन था, दिस टैग नेम एग्जिस्ट इन बोथ द मास्टर लिस्ट एंड द डॉक्यूमेंट इज सोर्स मस्ट हैव अ यूनिक, ओके। इसको कहीं पर एक ऑप्शन है जिसके मदद से हम कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके फिर हम वहाँ पे जहाँ पर भी इसका साइटेशन हमें रखना है उस तरीके से हम साइटेशन को, या फिर बिब्लियोग्राफ सॉरी फुट नोट को या एंड नोट को हमको रखना है तो हम कर सकते हैं। तो चलो मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, किसी एक को इसका मैं क्लोज कर दूंगा तो ये दिखेगा नहीं मुझे। एक बार इस स्टाइल से मुझे लिखना पड़ेगा, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, लेट मी थिंक ऑन दिस। एडिट, मुझे इसको कॉपी करना है, जो कुछ मैंने अभी किया है ये मुझे कॉपी करना है। तो कॉपी करने का ऑप्शन, ये तो बिब्लियोग्राफी के लिए तो सही है, लेकिन ये कॉपी करने का ऑप्शन दे नहीं रहा है। कोई बात नहीं, देखेंगे अगले क्लास में, मैं बता दूंगा कोई और अगर तरीका है तो। ये तो हो सकता है कि तरीका तो ये है, लेकिन आपको मैन्युअली एक बार उसको टाइप करना पड़ेगा, और टाइप करने के बाद आप उस चीज को भी कॉपी कर सकते हो। जैसे कि मैं कह रहा था कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मैंने ये आर.डी. शर्मा की किताब से लिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, आर.डी. सर शर्मा 2021। हाँ, वो अगर हमको साइटेशन देना है तो, हाँ साइटेशन देना है तो वैसे, लेकिन मुझे अगर फुट नोट देनी है तो मैं ऐसे अभी यहाँ करना चाह रहा हूँ, आर.डी. शर्मा इन हिज बुक। अगर बुक का जरूरत नहीं है, बुक का जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे आ जाएगा आर.डी. शर्मा राइट्स, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं शुरुआत में, अकॉर्डिंग टू आर.डी. शर्मा, या अकॉर्डिंग टू शर्मा, आर.डी. शर्मा, या फिर इन दिस कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू शर्मा भी काफी है, जरूरी नहीं आर.डी. लिखे, अकॉर्डिंग टू शर्मा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ये पूरा यहाँ तक था। ठीक, अब मुझे फुटनोट देना है, तो यहाँ पर आप आ जाइए, देखो इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट। तो यहाँ पर मुझे फुटनोट को इंसर्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये पहली बार आ रहा है, तो यहाँ ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट के नीचे यहाँ पर इसने ये कर दिया है। ठीक है,
अब ऊपर आके देखते हैं कहाँ पर था वो, ये था, ये देखो ये आ गया है ना। और जिस तरीके से हमने अभी जो एंट्री की थी, सोर्स को मैनेज किया था, उस सोर्स में जिस तरीके से हमने लिखा है उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो एक बार लिख देंगे, उसी फॉर्मेट को हम बाद में दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। अगर मुझे एंड नोट करना है तो यहाँ पर वो आ ही रहा है, यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस थे ही। एक जगह पर नेक्स्ट फुट नोट है, फिर एंड नोट भी अगर है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर है। तो मैंने एक ऑप्शन अभी तक, सॉरी, एक जो सोर्स है वो मैंने ऐड कर दिया था। अब मान के चलो मेरे पास एक और सोर्स है, या फिर आप लोगों को समझ में तो आ ही गया है, फिर भी एक बार और मैं बता देता हूँ। एक ये मेरे पास ये जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल फॉर सोशल डेवलपमेंट। इसमें से मेरा कोई एक आर्टिकल हम लोग कहीं पर, मेरे किसी आर्टिकल को आप लोगों ने कोट किया है, तो ये क्या होगा, बुक सेक्शन जर्नल आर्टिकल। तो इंटरनेशनल जर्नल फॉर सोशल डेवलपमेंट तो ऑब्वियस जर्नल आर्टिकल है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ऑथर मतलब एडिटर नहीं, ऑथर किसने लिखा है, तो इसमें मेरा आर्टिकल है, तो मैं अपना नाम यहाँ लिख रहा हूँ, संजय पन्नागले। मान के चलो इसमें और भी कोई ऑथर होगा ना, तो एडिट आप करोगे तो यहाँ पर और भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप एक से ज्यादा भी लोगों के नाम यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि एक तो नाम आ गया, मान के चलो मेरे साथ मैडम ने भी लिखा होता तो मैं उनका नाम भी यहाँ पर लिख सकता था कि प्रवीणी पन्नागले, और ऐड कर दिया तो अभी दोनों का नाम यहाँ पर आ चुका है। मैं ओके कर रहा हूँ, तो ये दो लोग ने मिलके इसको लिखा है, मान के चलो। तो अब इस जो टाइटल है, आर्टिकल का टाइटल, वो बहुत लंबा क्या है मैं देखता हूं। सोशियो कल्चरल थॉट्स ऑफ B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो मैं फटाफट टाइप करता हूं, सोशियो कल्चरल थॉट्स ऑफ B.R. अम्बेडकर, ठीक है। अभी मुझे जर्नल का नाम लिखना पड़ेगा। जर्नल का नाम है इंटरनेशनल जर्नल फॉर सोशल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल AOU जर्नल, AOURNAL जर्नल फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। ईयर अभी फिर जाके मुझे यहाँ देखना पड़ेगा, ये है 2018 का, 2018। हाँ, पेजेस अब देखते हैं कौन से पेजेस पे मेरा ये आर्टिकल इसमें छपा है। 275 पे छपा है, और 275 से लेके कितने नंबर तक है, 275 से लेके 275 से लेके 295, 275-295। अब इसमें और भी कुछ चीजें अगर आपको चाहिए होगी तो आप भी ये डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आपको अगर दिख रहा होगा क्लियरली कि ऊपर क्या लिखा है, इसमें कोई पढ़ पा रहा है क्या, उल्टा है क्या, उल्टा दिख रहा होगा सर। वॉल्यूम लिखा है, हाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है, ISSN नंबर लिखा हुआ है, वो सारी बातें लिखी हुई है। तो अगर आप वो भी डालना चाहते तो ये जो एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पर खुल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फील्ड में आप वो सब कुछ डाल सकते हो, बहुत कुछ है इसमें ऑप्शंस, तो आप चाहे तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये दो अभी ऐड हो गए इसमें, एक तो शर्मा RD वाला, और पन्नागले संजय, पन्नागले प्रवीणी, सोशल कल्चरल थॉट, ये इसमें ऐड हो गया। अब हाँ, कुछ डाउट है किसी का? अब इसका भी तरीका आप देखो, साइटेशन का, पन्नागले एंड पन्नागले कॉमा 2018,
किसका माइक ऑन है प्लीज बंद करो। अंजलि माइक बंद कर दो प्लीज। अंजलि चौरसिया। ठीक। तो इसका जो बिब्लियोग्राफिकल एंट्री होगा वो होगा पन्नागले कॉमा एस डॉट कॉमा एंड पन्नागले कॉमा पी डॉट कॉमा 2018 फुल स्टॉप सोशल कल्चरल थॉट्स ऑफ बी आर अम्बेडकर फुल स्टॉप इंटरनेशनल जर्नल फॉर सोशल डेवलपमेंट कॉमा और पेज नंबर दिस। अब पब्लिकेशन हमने डाला नहीं है, पब्लिकेशन डालते तो वो भी इसमें आता। अब ये दो के अलावा इसमें से मैं कुछ और रैंडमली ले लेता हूं। मान के चलो ये भी मुझे, क्योंकि देखो एक बार आप ऐसा लिस्ट बना के रखते हो ना तो ये आपको लाइफ लॉन्ग मदद करेगा। ऐसा हो सकता है कि एक किताब को आप यहाँ भी यूज किए, एक किताब को दूसरी जगह भी यूज किए, किसी और भी जगह पे यूज किए, तो ये जो आप एक बार सोर्स तैयार करते हो तो ये आपको कई जगह पे इस्तेमाल होगा। तो ये जो किताब था विलिंग एंड कार्मेन, मान के चलो ये किताब भी मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी बोल दूंगा तो इधर आ गया, ये देखो राइट में आ गया। फिर मान के चलो ये कुछ और किताब है सिंह रंजन का, इसको भी मैंने यूज किया है तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी बोल दूंगा, वो भी यहाँ आ गया। और ये भी किताब मान लो मैंने यूज किया है, इसको रेफर किया है, तो ये सब कुछ मैंने ये 5 चीजों को, 5 किताबों को फिलहाल रेफर किया। ठीक, अब लास्ट मुद्दे पे आ रहे हैं। सबसे एंड में मैं जाऊंगा जहां पर भी मेरा डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है, यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट खत्म हो गया है, यहाँ पे मैं आऊंगा और बिब्लियोग्राफी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। मुझे कौन सा स्टाइल चाहिए, मुझे कौन सा स्टाइल चाहिए उस हिसाब से मैं वो स्टाइल यहाँ से ले लूंगा। ये स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल चाहिए, ये चाहिए, जो भी स्टाइल चाहिए, तो मैं ये पहला स्टाइल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखोगे फिर से एक बार चमत्कार होने वाला है। हो गया चमत्कार, देखो हो गया क्या? यस सर। हो गया चमत्कार। तो इतना आसान है चमत्कार करना, पता है। बस अभी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, तो बिब्लियोग्राफी सारा फॉर्मेटिंग अपने आप आ गया, सब कुछ अपने आप आ गया। जिन जिन लोगों के नाम वो भी कर लिया है उसने, अल्फाबेटिकली भी, वो सब कुछ खुद करेगा। तो इतना आज के लिए मुझे जरूरी लगा। किसी का कोई डाउट है तो पूछो। सर साइटेशन इंसर्ट करने के लिए रेफरेंसेस में एक इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन था, तो क्या वो उससे हो जाएगा? शायद उसके लिए होगा इंसर्ट्स। एक सेकेंड ना, मैं रेफरेंसेस में, ओके ओके ओके, इंसर्ट साइटेशन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जैसे हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर जाएं जहां पर हमको साइटेशन, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सपोज मुझे यहाँ करना है उसको, तो मैं इंसर्ट साइटेशन करूंगा और ये कर दूंगा, आ गया, अपने आप आ गया। गुड, थैंक यू पूजा, थैंक यू। थैंक यू सर। दिस इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो मैं फुल स्टॉप के पहले इसको करता हूँ, इंसर्ट साइटेशन करता हूँ और ये यहाँ पे किया था तो आ गया, है ना? यस सर। हाँ, बिल्कुल यही ऑप्शन है। तो मुझे लगता है आज के लिए काफी कुछ डोजेस आप लोगों को मिल गए। सॉरी सर, बस एक और ट्राई करेंगे। वो जिस जहाँ पे हमने फुटनोट डाला था, जिस पेज पर, आई गेस सेकंड पेज है, नीड एंड जस्टिफिकेशन, वहां पर हम इंसर्ट साइटेशन करके देख सकते हैं कि फुटनोट में आता है या नहीं? ना, इंसर्ट साइटेशन करेंगे तो वहां पे नहीं आएगा वो, क्योंकि साइटेशन अलग चीज है। साइटेशन एकदम शॉर्ट में लिखा जाता है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट ये तो चीज थी। इंसर्ट फुट नोट वो तो हमने कर दिया। मुझे लगता है इसको 99% जहाँ तक मेरी याददाश्त जा रही है, हमको मैन्युअली ही एक बार टाइप करना पड़ेगा और फिर जो कोई फुट नोट नीचे आएगी तो पहली वाली को हम कॉपी करेंगे और अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसको बदलना पड़ेगा। फिर भी आप जैसे कह रहे हो तो यहाँ आके हम देखते हैं, यहाँ आ गए इंसर्ट साइटेशन, एड न्यू सोर्स। जस्टिफिकेशन और नीड में हम शर्मा वाले को इंसर्ट करते हैं साइटेशन। हाँ, शर्मा वाले को तो नहीं, इसमें साइटेशन जो होगा ना तो इतना ही आएगा ना, हमको फुटनोट में पूरा डिटेल चाहिए, पूरा डिटेल चाहिए। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम करूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है इसको एग्जैक्टली। ओके सर। हाँ, इसको
ठीक है, हम इसके ऊपर ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू फ्लैग कार्ड, ये कुछ अलग ही चीज है। ये साइटेशन ही देगा, सिर्फ साइटेशन से हमारा काम नहीं चलने वाला। एडिट साइटेशन, एडिट सोर्स, कन्वर्ट साइटेशन टू स्टैटिक टेक्स्ट, अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, नहीं। ये तो टेक्स्ट के बीच में इसका मतलब होता है। हाँ, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर अगर मैं एंड नोट, फुट नोट नहीं दे रहा हूँ, फुट नोट नहीं दे रहा हूँ, तो ये जैसे यहाँ पर 1 आया है, देखिए जब अभी आपने 1 को आप अंडू करिए सर प्लीज। हाँ, और आप यहाँ पर इसके पहले वो शर्मा वाला साइटेशन इंसर्ट करें। 1 कहाँ के पे करूँ? पहले इन्वर्टेड कॉमास के जस्ट बाद। ओके, यहाँ पर मैं इंसर्ट साइटेशन शर्मा, ठीक है। और सर अब नीचे देखें, अगर हम वो फुटनोट में उसकी डिटेल दे ना, देंगे। नहीं, उसमें उसने कुछ नहीं किया, उसमें उसने कुछ नहीं किया। हाँ, क्योंकि इसके लिए मुझे जहां तक याद आ रहा है कि ये मैन्युअली ही मैंने बाद में किया था, खास करके एंड नोट या फुट नोट। बाकी साइटेशन तो आसानी से आ जाता है। ये वाला मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने खुद ही किया था। फिर भी मैं देखूंगा कुछ और इसका ऑप्शन है क्या, क्योंकि अब मेरा काम करके भी 5-6 साल हो गए, मुझे तो इतना याद नहीं आ रहा है। तो मुझे आज इतना, हाँ, आज मुझे इतना सब कुछ बताना था। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। मैं प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर दूं यस सर। या फिर थोड़ी देर रखता हूं, ताकि किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। सर आज की क्लास के बाद में काम बहुत इजी हो गया है। इजी हो गया है, यस सर। अच्छी बात है, इजी होना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा और बहुत इजी गोइंग लग रहा है अब ये टाइपिंग। थैंक यू कीर्ति। सर और डिसर्टेशन टाइपिंग में ऐसा नहीं लग रहा है सर एक कि डाउट है। हाँ रीना, पूछ। सर एक डाउट है। किसको है, किसको डाउट है? सर एक्चुअली मुझे भी कुछ पूछना था। जो आपने, हेलो, एम आई ऑडिबल? या पूछो, क्या क्वेश्चन? सर जो आपने सर मुझे डाउट है। बताया था आपने कि इक्वल टू और रैंडम करके और एक्स और वाई जो करते हैं, तो उसमें जो मतलब कोई भी डेटा आ जाता है, तो उसका और कोई भी पर्पस है कि बस मतलब हमने वो डेटा या फिर कोई पर्टिकुलर डेटा आता है, उसका और क्या यूज था? नहीं, उसका बस ये यूज था कि मुझे कुछ तो कंटेंट वहां चाहिए था, मेरे पास कोई कंटेंट है नहीं, तो मैंने बस उसको रैंडमली फेच करके, जो ऑलरेडी उनके पास फीड है, वो एमएस जी। ऑफिस में फीड है, वो वहां से वो मुझे दे देता है, ताकि उस डेटा के साथ मुझे जो कुछ करना है मैं वो कर सकूं। बस जैसे फॉर अ टीचर जो है, अगर उन्हें बाकी यूज करना है एक्सप्लेनेशन के लिए तो वो ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं ना। आप देखोगे अभी भी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी, तो मैंने इसमें पढ़ा भी नहीं इसके अंदर क्या लिखा है, मुझे नहीं, पता अगर नहीं तो इसके randomly कुछ भी आ गया अंदर है। क्या लिखा है। जी, ओके सर। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। और किसको डाउट था? सर मुझे था। मुझे, कुमुदिनी, हाँ बोलो। सर जब हम सोर्स ऐड कर रहे हैं मैनेज सोर्स के थ्रू से, तो हम उसमें बहुत सारी पहले से एंट्रीज हैं जिसको फिल कर रहे हैं, जैसे कि बुक नेम है, पब्लिकेशन है, ऑथर का नेम है। तो सर उन एंट्रीज में से ऐसा है कि हमको सारा का सारा फिलअप ही करना है, हम कोई एंट्री ब्लैंक छोड़ के फिर उसको ऐड कर सकते हैं सोर्स को? देखो, मिनिमम डिटेल्स तो हमको डालने ही पड़ेंगे। जैसे ऑथर का नेम हो गया, किसी किताब का टाइटल हो गया, पब्लिकेशन हो गया, पब्लिशर हो गया, पब्लिकेशन ईयर हो गया, तो मिनिमम चीजें तो हमारे लिए इसेंशियल है। उसके अलावा मैक्सिमम आप जितना डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, हम जब भी कभी सोर्स ऐड करना चाहते हैं, मैनेज सोर्स में मैं न्यू पे चला गया, तो ये देखो इतना इसेंशियल है बोलता है वो। ये जो 4-5 फील्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, इतना इसेंशियल है। इसके अलावा फिर आप फर्दर जाओगे इसके ऊपर क्लिक करके, तो आपकी मर्जी, आपको कितना डिटेल और डालना है। यही सवाल था आपका? कुमुदिनी, यही सवाल था आपका?
ओके ठीक है, मेरी आवाज आ रही है पूजा? यस सर। यस सर सर। आ रही है। ओके ओके ठीक है ठीक है। चलिए किसी और को कुछ रीना मेहरा को भी कुछ जी डाउट सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ रीना आपको भी कुछ पूछना था? यस सर, यही था, मतलब मिनिमम जो है वो ऑलरेडी वो दिखा रहा है। ठीक है नो सर, नो सर, आई ओके। हैव नो डाउट। हाँ, और कोई डाउट इस टॉपिक में किसी को? Okay, so thank you. I'm stopping the presentation as well as recording. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।